बहुत बहुत स्वागत आपका वंस अगेन इन माय चैनल गीजा एजुकेशन। आई एम संदीप शर्मा इन फ्रंट ऑफ यू। आप इसी तरीके से चीज़ों को सीखते रहें, देखते रहें, जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आप समझते रहें, आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही मेरी दुआएं होंगी। और खुश रखें अपने माता पिता को और उनकी बहुत सी दुआएं लें और दुआएं लें अपने गुरुजनों की, ताकि इसी तरीके से आप तरक्कीवान रहें, इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहें। मे गॉड ब्लेस यू and keep working hard. Okay, so today we are going to move further in thermodynamics. In the last very video which I made, it was all about the calorimetry. How do we calculate heat content of a system by the process of calorimetry? Okay, so today we are going to move further with the enthalpies. Okay, enthalpies of phase transformations. देखिए ऐसा है, बहुत ही सिंपल सी बात है। कोई रिएक्शन होता है तो या तो रिएक्शन हीट लेकर होगा और या तो होकर हीट देगा। अगर ले रहा है हीट तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर दे रहा है हीट तो उसका मतलब एक्सोथर्मिक है। अगर अभी आप सीखेंगे, आज मैं बताऊंगा आपको कि जो आप इक्वेशन सिंपल सा लिखते हैं, उस इक्वेशन के साथ अगर उसका हीट कंटेंट भी लिख दे देते हैं कि ये रिएक्शन कितनी हीट खा रहा है या दे रहा है, वो पता चलता है। अगर वो एंथैल्पी उसकी पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब वो हीट खा रहा है, it means it is absorbing energy, and if it is coming out to be negative it means that it is giving out the energy. रिएक्शन जो हो रहा है उसके साथ बहुत सी एनर्जी भी निकल रही है, बहुत सी या थोड़ी सी जो भी निकले। तो इंथैल्पीज, चूँकि मैंने कहा एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट प्रेशर पे, खुले एटमॉस्फेयर में, बाहर कहीं पे भी, लैब में जो होता है उसको हम लोग इंथैल्पी कहते हैं। तो इसका एक नाम रख दिया गया है इंथैल्पी। और ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। आप ध्यान से देखेंगे बहुत जल्दी समझ आ जाएगी, जल्दी से, क्योंकि ये चीज़ केवल समझने वाली है। जब तक कि हेस लॉ नहीं आती है हमें ये सब बातें जल्दी से बस समझ लेनी है, ठीक है। देखो, रिएक्शन अगर हो रहा है, समझिए इस चीज़ को, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो जो हीट उसकी निकलेगी, ये सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं। आज वैसे हम लोग चर्चा क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं बात कर देता हूँ। आज हम लोग इंथैल्पीज ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। फेज ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ट्रांसफॉर्मेशन। माय पेन इज़ नॉट वर्किंग फाइन, लेट मी जस्ट चेंज इट आउट। ओके, मैं जरा अपना पेन चेंज कर ले रहा हूँ, पेन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। ओके 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 ओके, गॉट। सो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, इंथैल्पीज ऑफ द फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब इंथैल्पीज ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग देखें तो मान लेते हैं कि जैसे आप, सबसे पहले हम लोग इंथैल्पी या स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन समझते हैं कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है। देखिए, कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें उसके रिएक्टेंट्स स्टैंडर्ड स्टेट में हों, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन? If the reactants are in standard state means that they are in pure state. Doesn't matter in which temperature the reaction is carried out. We are not concerned with the temperature. किसी भी specified temperature पर reaction हो सकता है, लेकिन वो substance अपने pure state में होनी चाहिए और एक atmospheric pressure पे होना चाहिए। ये उसकी standard state हो गई। इस दौरान जो भी heat का लेन देन वो करेगा, heat लेगा या heat देगा, एंडोथर्मिक है तो लेगा, एक्सोथर्मिक है तो heat देगा, है ना। जो भी डेल्टा एच आता है आपका बाद में, अगर वो कोई रिएक्शन के साथ जो डेल्टा एच है अगर वो पॉजिटिव लिख के आ रहा है, इसका मतलब हीट ले रहा है, नेगेटिव लिख के आ रहा है हीट दे रहा है। अभी मैं सब इक्वेशंस लिखूंगा, अभी मैं केवल बता रहा हूँ आपको। तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड रिएक्शन या स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यानी उसमें जो भी हीट का लेन देन हो रहा हो, वहाँ जो रिएक्टेंट यूज़ हो रहे हों वो रिएक्टेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में हो, है ना, यानी प्योर स्टेट में हो, और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर कोई भी हो सकता है। तो ये बात, सबसे पहले हम लोग इंथैल्पीज ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। देखिए, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट डज इट मीन फेज ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट डू वी रियली मीन बाय फेज ट्रांसफॉर्मेशन? फेज का मतलब कि स्टेट का बदल जाना। कोई चीज़ जिस दौरान लिक्विड से सॉलिड बन रही हो, सॉलिड से लिक्विड बन रही हो, लिक्विड से गैस बन रही हो, गैस से लिक्विड बन रही हो, अलग अलग नाम हम जानते हैं। सॉलिड से लिक्विड बन रही होगी तो मेल्ट हो रही होगी, लिक्विड से सॉलिड बन रही होगी तो फ्रीज हो रही होगी, सॉलिड से अगर गैस डायरेक्टली बन रही है तो उसको सब्लाइम कहते हैं, सब्लाइमेशन हो रहा है वहाँ पे कोई चीज़। तो आई होप ये बात समझ में आ रही है। लिक्विड से सॉलिड बन रही है तो वो कंडेंस हो रही है,
तो इस दौरान जो भी हीट का लेन देन हो रहा है उसका अलग अलग नाम दे दिया गया है। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे कोई चीज़ अगर सॉलिड से लिक्विड बन रही हो, है ना, अगर सॉलिड से लिक्विड बन रही हो, सॉलिड टू लिक्विड, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे H2O सॉलिड, वाटर सॉलिड, आपने आइस ले ली, इसका मतलब वाटर सॉलिड का मतलब आइस होगी, ठीक है। उसको आपने वाटर लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो हीट, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी इंथैल्पी आती है वो इंथैल्पी आती है कितनी भाई, +6 किलो जूल पर मोल। यानी हर मोल को गलाने के लिए, हर मोल H2O आइस को गलाने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी वो 6 जूल पड़ेगी, ठीक है। डेल्टा H इसका पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट देना होगा तभी ये गलेगा, ठीक है। अच्छा, एक बात बहुत महत्वपूर्ण, जो आप रिएक्शन का डायरेक्शन देख रहे हैं, अगर वो डायरेक्शन पलट दिया जाए तो एंथैल्पी भी पलट जाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर सॉलिड से लिक्विड बनाने में हीट लग रही है तो लिक्विड से वापस सॉलिड बनाने में हीट निकलेगी। तुम इसमें हीट डाल रहे हो तो लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से हीट निकालोगे तो सॉलिड बन जाएगा। आई होप ये बात समझ में आई, ठीक है। तो लिक्विड से सॉलिड बनेगा, तो वहाँ पे अगर मैं इसका उल्टा रिएक्शन लिखूँ, यानी कि H2O लिक्विड से मैं अगर सॉलिड बनाने को देखूँ तो पाऊँगा कि वहाँ वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, वहाँ उसका डेल्टा H जो है -6 किलो जूल पर मोल आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसी हीट को, जो ये सॉलिड से लिक्विड बन रही है, इसको हम लोग फ्यूजन कहते हैं, ठीक है, हीट ऑफ फ्यूजन। ये आपकी क्या हुआ, ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो गई, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड फ्यूज होकर लिक्विड बन जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन देख लेते हैं, ज़रा आगे चलते हैं। यानी अब की बार एक काम करो, जो लिक्विड तुमको मिली है उस लिक्विड को गैस में बदल दो, ठीक है। ये तुम्हारे पास पानी जो है, पहले आइस से पानी बना दिया तुमने, लिक्विड बना दिया, मतलब आइस पानी को तुमने लिक्विड पानी बना दिया। अब लिक्विड पानी को तुम गैस पानी बना दो, यानी कि जिसको हम लोग स्टीम कहते हैं, है ना, भाप, वट एवर यू से। तो इसको हम मिटा देते हैं और अब की बार लिक्विड से हम लोग गैस बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको क्या कहेंगे भाई, लिक्विड से जब कोई चीज़ गैस बनती है तो इसको वेपराइजेशन कहते हैं ना। तो ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हो गया, जैसा काम वैसा नाम, ओके। एग्जैक्टली द थिंग इज हैपनिंग, जो भी चीज़ें आप जानते हैं। फ्यूजन मतलब मेल्टिंग हो रही है, वेपराइजेशन तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, तो वही काम करते हैं। H2O लिक्विड को अगर मैं H2O गैस में कन्वर्ट कर देता हूँ, H2O गैस में, तो ये एंथैल्पी जो होगी वो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होगी। ऐसे H करके लिक्विड को आपने गैस में बदला, तो यहाँ पर जो ज़रूरत पड़ रही है एनर्जी की वो प्लस में 40.79, यानी 40.79 जूल, किलो जूल आपको हीट देनी पड़ेगी हर मोल लिक्विड को। यानी 1 मोल लिक्विड वाटर को 1 मोल गैसियस स्टीम में बदलने के लिए आपको 40.79 जूल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं इसी को उल्टा कर देता, गैस से अगर मैं लिक्विड बनाने की कोशिश करता तो इतनी ही हीट इवॉल्व होती। लिक्विड में हीट देकर अगर गैस बना रहे हो तो गैस से हीट निकालोगे वापस लिक्विड, इसको कंडेंसेशन कहते हैं, आपको पता है। अगर गैस से वापस लिक्विड बनाओ तो केवल जानने वाली चीज़ें, जल्दी से जानो और आगे बढ़ो, ओके। इतना समय बिताने की ज़रूरत नहीं है। आगे आते हैं, अब हम लोग एक काम करते हैं, क्यों ना सॉलिड से डायरेक्ट गैस बना दें। तो सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैस बना देते हैं तो इसको सब्लाइमेशन कहते हैं, तो वो हीट ऑफ सब्लाइमेशन हो जाएगी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लाइमेशन। जैसे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हो गई, इसके पहले स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पड़ा था जो कि मेल्टिंग थी, वेपर बना दिया स्टैंडर्ड, है ना, बहुत सिंपल चीज़ है। तो आगे चलते हैं, मान लेते हैं एक आयोडीन लेते हैं, आयोडीन सॉलिड को आप आयोडीन पूरा आप 1 मोल गैस बना दीजिए। आप यहाँ पे आप जो एनर्जी पाएंगे वो कितनी पाएंगे, और यहाँ पर सब्लाइम कर रहे हैं आप, है ना, सीधे, तो इसको सब्लाइमेशन ऐसे करके और स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ आप H लिख लीजिएगा। यहाँ पे, यहाँ मैंने H नहीं लिखा है, इसको H लिख दीजिएगा, H, ठीक है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लाइमेशन H ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक। तो ये कितनी आ जाती है भाई, ये आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी, लगभग 62.4 किलो जूल पर मोल के आसपास आ जाएगी प्लस में, ठीक है। और आगे चलिए, ठीक है। अब इतनी बात समझने के बाद अगर मुझसे कोई कहता है, ये सब मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे पूरा बोर्ड चाहिए होगा लिखने के लिए।
अब स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं। देखो कोई भी सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है तो जो भी स्टैंडर्ड इंथैल्पी होगी उसके फॉर्म होने की, वो उसका मतलब क्या होता है और वो कैसे निकलती है। सिंपल सी बात ये है यार कि आप ये देखिए कि जिन रिएक्टेंट से मिलके वो बन रही है, ठीक है, और जो प्रोडक्ट आ रहा है, तो अगर आपको किसी भी रिएक्शन की स्टैंडर्ड इंथैल्पी निकालनी है तो आप सिंपल सा तरीका ये है कि आप एक फॉर्मूला जान लीजिए, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, जिसको कि हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन मान लेते हैं आप, H ऑफ अ रिएक्शन, H ऑफ फॉर्मेशन किसी भी रिएक्शन का जान रहे हैं, ये इंथैल्पी हो गई है ना, जो भी डेल्टा H, और ये फॉर्मेशन के लिए F। तो इसमें जो भी सम ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना। इसका क्या मतलब है अभी समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर ये हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप सबमेट कर लीजिए जो भी आपके रिएक्टेंट, जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी स्टैंडर्ड इंथैल्पीज, उनके जितनी भी स्टैंडर्ड इंथैल्पी हैं उन सारे प्रोडक्ट के, जो भी प्रोडक्ट आए हों, एक आए हों, दो आए हों, उन सब का समेशन कर लो, ठीक है। यानी कि डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये हो गया, माइनस आप समेट कर लीजिए हर रिएक्टेंट की जितनी स्टैंडर्ड इंथैल्पियाँ आई हों उन सब का समेशन, ठीक है। बड़ा सिंपल सा मेथड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक। एक एग्जांपल के तहत मैं और समझा देता हूँ। अब यहाँ देखिए, गौर कीजिए, यहाँ पे मान लेते हैं कोई रिएक्शन हो रहा है, ए ये मैंने इसको बैलेंस मान लेते हैं कर दिया है, ए और बी रिएक्टेंट है, और ए और बी को हमने बैलेंस करने के बाद जो उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स लगे हैं, बैलेंसिंग की होगी ना भाई, कहीं पे 2 लगाते हो, कहीं पे 1 लगाते हो, पूरा इक्वेशन को बैलेंस करते हो, दोनों तरफ के एटम्स को बराबर करते हो, यही तो बैलेंसिंग होती है। ये मान लेते हैं आपका प्रोडक्ट सी दे रहा है और प्रोडक्ट डी दे रहा है, इसके मोल्स जो लिए हैं आपने मान लेते हैं वो सी लिए हैं, इसके मोल डी लिए हैं। तो अगर मुझसे कहे कि इस पूरे रिएक्शन की स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालो तो क्या आएगा, देखो भाई, सम ऑफ, अब देखो जो इसकी, यानी कि आप ए टाइम्स, अब देखो पहले प्रोडक्ट की बात करो, प्रोडक्ट में सी और डी हैं, तो प्रोडक्ट यानी कि इसका समेशन आप पूरे चीज़ का सबमेट कर लीजिए। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, मतलब जो भी इसका आएगा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी जो आएगा, है ना, जो भी इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन आएगी इनटू सी, क्योंकि सी ये तो 1 मोल की होती है, जनरली मोल्स में दी होती है वो, तो सी इंटू दिस मच प्लस डी इंटू जो इसकी हो, यानी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, ठीक। ये बात समझ में आई। तो ये हो गया भाई इनका टोटल इंथैल्पी जो सी के फॉर्मेशन की होती है इंटू सी टाइम्स, डी के फॉर्मेशन इंटू डी टाइम्स, माइनस आप स्टैंड इंथैल्पी ऑफ इन दोनों के फॉर्मेशन का आप जो भी इनकी स्टैंडर्ड होती है वो लिख लीजिए, यानी डेल्टा H या डेल्टा H स्टैंडर्ड ऑफ यहाँ पे A प्लस डेल्टा H ऑफ B, ठीक है। अब B भाई कितने गुना है, B वाला B गुना है तो यहाँ B लगा दो, यहाँ पे A वाला A गुना है तो A लगा दो, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। थोड़ा सा देखने में वो हो गया है, लेकिन आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। समझ में आई, यानी इसकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी इंटू सी टाइम्स, इसकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी इंटू डी टाइम्स, इनका सबमेट कर लो, माइनस इसकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी इंटू ए टाइम्स, इसकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी इंटू बी टाइम्स, ऐसा कर लो। डिफरेंस देखो, जो भी आ रही होगी वही रिजल्ट होगा, चाहे वो प्लस आ रही हो चाहे माइनस आ रही हो। प्लस आ रही हो तो इसका मतलब हीट लगी होगी, इस रिएक्शन को होने के लिए हीट लगी होगी, और अगर नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब इस रिएक्शन के होने में हीट निकली है ना, वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक वाली बात है। सिंपल सी चीज़ है ना। एक क्वेश्चन आपको मैं करवा देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन के ज़रिए जो हमने अभी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पढ़ा है उसको समझते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मैं लगा दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन देख लीजिए, 2-4 सेकेंड आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। आप पॉज करके भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं ताकि मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर एक्चुअली हीट ऑफ फॉर्मेशन समझाया है। हम लोग एक काम करते हैं, मान लेते हैं कोई रिएक्शन की मुझे स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए ऐसा है,
मान लेते हैं मैं मीथेन का एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं मीथेन को ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ। मीथेन मेरे पास है, इसको मैं ऑक्सीडाइज करता हूँ तो पाता हूँ मेरे पास क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज का मतलब यार लेबोरेटरी में केवल ऑक्सीजन देख करो या एयर में दोगे ऑक्सीडाइज करोगे तो उसको कंबशन कहते हैं, है ना। दोनों ही ऑक्सीडेशन ही एक प्रक्रिया है, एक ऑक्सीडेशन प्रकार का ही चीज़ हो रही है वहाँ पे। कंबशन भी कर रहे हो तो काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन हो रहा है। प्लेंटी ऑफ एयर में होता है, लेकिन एयर के साथ और भी गैसें होती हैं, फ़र्क हमें केवल ऑक्सीजन से लेना है। तो देखिए ऐसा है, ये हमारे पास रिएक्शन आ गया। अब मीथेन, ये सब हमें पता है, ये गैस होती है, ये भी गैस होगा, है ना। ये भी CO2 भी गैस के रूप में आएगी, H2O लिक्विड आता है, वो बात अलग है। तो अगर हम जो क्वेश्चन में दिया है वो सब लिखते हैं, जो इन सब की स्टैंडर्ड इंथैल्पियाँ हैं वो हम लोग लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो है मीथेन का है वो कितना है, मीथेन का है भाई 74.8, है ना, माइनस इसी प्रकार से O2। अच्छा जरा मैं क्लियर करूँ, ये O2 हो गया, N2 हो गया या मेटल हो गए कोई भी, ये जितने भी मॉलिक्यूल अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं, ये स्टैंडर्ड स्टेट है, इस रूप में ये नेचुरली भी एग्जिस्ट करता है वातावरण में। तो ऐसे चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, तो इनका फॉर्मेशन जो है हम लोग ज़ीरो मानते हैं। इनकी हीट ऑफ फॉर्म, इनकी इंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी जो है हम लोग ज़ीरो मान के चलते हैं। O2 आ जाए जो भी है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना, वो रिएक्शन होने के बाद ये मिलती, जो भी हमें दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं कोई रिएक्शन होने के बाद हो रहा है। हम लोग जो प्रक्रिया करते हैं हम लोग छोड़ रहे हैं, उसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में है। ठीक है, आगे देखिए, तो ये बात समझ में आई। तो O2 की स्टैंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो ज़ीरो होगी। याद रखिएगा जो स्टैंडर्ड स्टेट में एलिमेंट्स होते हैं O2 N2 ये सब की ज़ीरो हो सकती है। इसी प्रकार से कोई मेटल हो, इसी प्रकार से जो मेटल अपने फ्री स्टेट में हो या नोबल गैसेज हो, है ना, ये सब का स्टैंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है ज़ीरो होता है। स्टैंड इंथैल्पी जो होती है ज़ीरो होती है। तो O2 का अगर हम लोग लिखेंगे तो ये तो ज़ीरो आ जाएगा भाई, है ना। CO2 का अगर लिखेंगे तो CO2 की जो आती है स्टैंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वो -393.5 किलो जूल पर मोल आती है। ये लिख लीजिएगा, मैं यूनिट नहीं लगा रहा हूँ, आप समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, इसी प्रकार से वाटर के फॉर्मेशन की जो स्टैंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आएगी वो आएगी 286.2, है ना, माइनस में किलो जूल पर मोल। ये बात समझ में आई आपको। अब जरा हम लोग वो काम करके देखते हैं। सबसे पहले तो इसको बैलेंस करो इक्वेशन को यार। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है वहाँ पे, तो उसको 4 बनाओ। अब ऑक्सीजन 2 और 2 4 है, तो यहाँ 2 है, तो ये बना दो इसको 2, बस। तो हमें क्या करना है, हमें हीट ऑफ द रिएक्शन निकालना है। क्या निकालना है, हीट ऑफ द रिएक्शन। कैसे निकालेंगे, जो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की, अब यहाँ गैस लिक्विड की बात नहीं हो रही है, ये कोई हम लोग वो वाली चर्चा नहीं कर रहे हैं जहाँ पे केवल गैसियस का हम लोग जोड़ते थे, वो एक अलग केस था, याद आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं जो भी इंथैल्पियाँ हैं, जो भी ये फॉर्मेशन है इनके स्टैंडर्ड, उन सबको और मल्टीप्लाई कर लेना कि कितने टाइम्स उनका कोएफिशिएंट लगा हुआ है। तो स्टैंड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट जो है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट में CO2 और H2 है, तो स्टैंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, स्टैंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, माइनस स्टैंड इंथैल्पी ऑफ समेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट में क्या क्या है भाई, CO2 है, CO2 एक ही मोल है, तो ख़त्म हो गया, केवल स्टैंडर्ड H CO2 का आपको चाहिए। ठीक है, और तो कुछ है नहीं, और 2 टाइम्स चाहिए स्टैंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट का आ जाएगा, माइनस रिएक्टेंट्स में देखो मीथेन एक ही है, तो मीथेन का जो भी स्टैंड इंथैल्पी आ जाएगा लिख लो, डेल्टा H CH4। ठीक है, एक ही मोल है तो कुछ करना नहीं है, प्लस 2 टाइम्स, है ना, ये पूरी चीज़ 2 टाइम्स ऑक्सीजन का, तो स्टैंड इंथैल्पी तो वैसे भी ज़ीरो होता है। ये बात समझ में आई आपको। तो बस कर दो यार जल्दी जल्दी इसको। अब ये CO2 का आपको पता है, CO2 का कितना था, CO2 का था यहाँ पे 393, तो 393.5 लिख लो। ठीक, किलो जूल जूल मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 2 इंटू वाटर का कितना है भाई, वाटर का लिख लीजिए 2 माइनस 286.2। ठीक है, इसको अलग जोड़ लो और माइनस कर लो। CH4 का कितना है 74.8, माइनस में 74.8 किलो जूल है ना। ठीक है, बाकी ये चीज़ ज़ीरो हो जा रही है, तो बस ये आ गया हमारे पास। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे 286.2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4
12, 8 टू ज़ा 16, 17, 8, 2 टू ज़ा 4, 5, तो 572.4। तो इसमें जरा आप 393 आप जोड़ लीजिए, 393.5, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, जुड़ जाएंगी। 5 4 9, 3 4 5, 7 9 7 16, 1 6 3 9, ये हो गया 969। ये बात समझ में आई? तो ये पूरी चीज़ नेगेटिव आ जाएगी, यानी आ जाएगी -965.9 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 74.8। यानी इस पूरी चीज़ में ये घटा लो तो 965.9 में से, आई होप वहाँ से दिख तो रहा है आपको, ठीक है, एकदम दिख रहा है। 965 घटा लीजिए 74.8 को, एक आया 5 4 1, 16 में 7 गया 9, तो 891.1 किलो जूल पर मोल आ गया। समझ में आया तरीका कैसे हुआ, है ना? बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अब देखिए चर्चा करते हैं हेस लॉ की। हेस लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके पहले मैं चर्चा कर देना चाहता हूँ आपकी कोई थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है। थर्मोकेमिकल इक्वेशन का मतलब ये है कि ऐसा इक्वेशन जिसमें कि उसका हीट कंटेंट भी बताया गया हो कि उसमें से हीट निकली है क्या, उसमें हीट लगी है, यानी कोई भी रिएक्शन जिसमें उसका इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन भी दी हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये बार बार इसको बहुत यूज़ करते हैं, इसी को यूज़ कर लेते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को हम लोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, दोनों बैलेंस्ड है ना, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हीट, ये इक्वेशन तो हो गया, अब इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस कर लो। इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन जो भी आती है वो आती है -393.5 किलो जूल पर मोल। तो इसके बिना, याद रखिए, इसके बिना, इस चीज़ के बिना ये एक इक्वेशन था, और अब इसकी हीट भी डाल दी है हमने, तो ये पूरा इक्वेशन जो है ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन के नाम से हो गया। ये अब थर्मोकेमिकल इक्वेशन है, क्योंकि इस केमिकल इक्वेशन में आपने उसका हीट फॉर्मेशन या हीट कंटेंट भी दे दिया है। थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्लियर हुआ? अब आते हैं हेस लॉ पे। बहुत ही सिंपल है हेस लॉ। हेस लॉ, देखिए बहुत से ऐसे रिएक्शन होते हैं जो एक स्टेप में नहीं होते या एक से ज़्यादा स्टेप में होते हैं, या ऐसे समझ लेते हैं, मान लेते हैं तुम्हें ए से बी बनाना है, एक काम को समझ लेते हैं, मान लेते हैं तुम्हें ए से बी बनाना है, ए से तुमको बी बनाना है, तो या तो तुम डायरेक्टली कोई मेथड से ए से बी बना ले जाओ, या तुम एक काम करते हो, ए से पहले तुम कोई सी बनाते हो, सी से फिर तुम डी बनाते हो, और डी से वापस तुम बी बनाते हो। यानी ए से बी पहुंचने के दो रास्ते हो गए, एक डायरेक्ट हो गया, एक थ्रू नंबर ऑफ वेज हो गया। दोनों ही केस में जो रिएक्शन की हीट आएगी, यहाँ पे जो रिएक्शन की हीट आएगी, मान लेते हैं यहाँ पे जो रिएक्शन की हीट आ रही है वो है H। इस रिएक्शन का पूरा A से B जाने पे जो आ रहा है, मान लेते हैं ये आ रहा है X, ठीक है। तो यहाँ से जो रिएक्शन हो रहा है, पहले वो A से C बन रहा है, फिर C से D बन रहा है, D से, तो मान लेते हैं पहला A से C बन रहा है, तो वहाँ पर H1 हो गया। यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ H1 का इंथैल्पी हुआ, यहाँ H2 का इंथैल्पी हुआ, यहाँ H3 का हुआ। तो अगर तुम इन सबको प्लस करोगे ना, तो तुम पाओगे कि ये भी बराबर x के ही होगा। यानी अब तुम ये लिख सकते हो कि दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसे लिख सकते हो। जो भी हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो अगर एक स्टेप से जाओ या मल्टीपल स्टेप से जाओ, टोटल ओवरऑल इंथैल्पी जो सम आएगी वो उतनी ही होगी जितना कि अगर कोई एक रिएक्शन का प्रोडक्ट पहुंचने में आपको 2 स्टेप लगते हैं, दूसरे मेथड से 4 स्टेप लगते हैं, तो प्रोडक्ट क्या है और शुरुआत क्या है, अगर वो दोनों सेम है तो आपको दोनों केस में सेम प्रकार की एनर्जी खर्च या निकालनी पड़ेगी, दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा, और इसी को हेस लॉ कहते हैं। टोटल हीट समेशन जो आएगा, अगर एक रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रहा है तो भी वो उतना ही होगा अगर वो डायरेक्टली बनता है ना। इवन इफ इट वुड हैव फॉर्म डायरेक्टली, देन इट वुड हैव टेकन सेम हीट और इवॉल्व द सेम हीट। In the case, it would have gone through the number of ways. Okay, is it clear? Let's do an example to understand what I am trying to say. Hess law समझ में आई? इसी को Hess law कहते हैं, यही Hess law है, आप लिख लीजिएगा, है ना। बुक की डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं, बाकी आपने मेरी बात समझ तो लिए होगा Hess law क्या है ना। देखिए चीज़ें ऑथेंटिकली बुक में दी होती हैं, मैं स्पेशल नोट्स तो नहीं बनवाता उसके लिए, क्योंकि जितना अधिक तामझाम रखोगे यार, उतना माइंड में कबाड़ा रखना पड़ेगा तुमको, उतना ज़्यादा चीज़ें। मेरा तो ये मत है कि जल्दी से जल्दी आप चीज़ों को सीख लीजिए,
डेफिनेशन बुक्स में दी हुई है, मैं तुमको तरीका बताऊंगा, मेहनत सारी तुम्हें करनी है, ठीक है। ये सब मैं आपको वैसे नोट्स दूंगा, ऐसी बात परेशान ना होइए, लेकिन ये है कि कोशिश कीजिए आप कि सब चीज़ों को जल्दी से जल्दी आप ब्रेन में कर लें, इवन डेफिनेशन भी ब्रेन में कर लें, जब भी ज़रूरत हो आप उसको प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। जो एनसीईआरटी की खासकर केमिस्ट्री में जो डेफिनेशंस हैं, आई थिंक कि वो मोर देन इनफ है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, उतने से ही आप काम कर सकते हैं, ठीक है। सो हेस लॉ कैन बी डिफाइंड एज द if a reaction is gone through a number of steps, then whatever the heat it would have consumed or evolved would be same comparable to what it would have gone directly, ठीक है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। एक एग्जाम्पल के तहत हम लोग इसको समझ लेते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ और जो यहाँ मैं करने जा रहा हूँ उससे तुम्हें बातें क्लियर हो जाएंगी मैं क्या कहना चाहता था हेस लॉ के हिसाब से। देखो, मान लेते हैं इस कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में, ये मान लेते हैं ये सब सॉलिड है, ये ऑक्सीजन भी गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के आएगी। एक काम करते हैं, अब दूसरे मेथड से चलते हैं। कार्बन सॉलिड से हम लोग पहले ऑक्सीडाइज करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेते हैं, CO। बैलेंस कर लो, हाफ कर लो, ठीक है। इसका एक ही मोल रखते हैं, चूँकि इसकी इंथैल्पी मोलर देते हैं ना, मोलर इंथैल्पी मतलब वो 1 मोल की दी होती है, तो जनरली कोशिश करते हैं जो मोल के टर्म्स में दी हो तो उसका एक ही मोल रखें। अभी आपको समझ में आएगी बात। ये करीबन आता है, इसकी इंथैल्पी जो आती है -110.5 किलो जूल पर मोल आती है, ठीक है। फिर कार्बन, तो यहाँ ऑक्सीजन गैस से आपने कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना लिया। कार्बन मोनोऑक्साइड जो बनती है काफ़ी जहरीली गैस होती है, कम ऑक्सीजन बनती है, तो इसको इनहेल करना खतरनाक हो सकता है। जहाँ पे भी कम ऑक्सीजन हो कोशिश की जाती है कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन ना करवाया जाए ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड ना बने, है ना, क्योंकि उसको इनहेल करने से प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखते हैं आगे। कार्बन मोनोऑक्साइड को मैंने ऑक्सीडाइज़ किया, फर्दर ऑक्सीडाइज़ कर दिया हमने। ये दोनों ही गैस हैं हमारी, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी मैंने CO2 लिख दिया है, और ये बना देगा आपका CO2, ठीक है। ऑक्सीजन इधर एक है, इधर एक, दो ऑक्सीजन, कार्बन है, ठीक है, बैलेंस हो गया। -283.0 किलो जूल पर मोल के हिसाब से आती है ना। तुम दोनों को जोड़ोगे तो पाओगे क्या है, जोड़ लो चाहो तो, -110.5 -283.0 है ना, 5393 आ गया उतना ही, -393.5 आ गई, उतनी आ गई ना, तो ये हेस लॉ हो गई आपकी, ठीक। अब ऐसी बहुत सी इंथैल्पियाँ होती हैं जो आप नाम से और जान सकते हैं, ऐसे इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ये सब केवल नाम है और चीज़ें बहुत इजी हैं। मतलब कहीं पर एटम बन रहा है, कहीं मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है तो उसके नाम पे डिसोसिएशन इंथैल्पी हो गई। कहीं एटम बन रहा है तो एटोमाइजेशन हो रही है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन एटम्स में कन्वर्ट हो रही है, एक प्रकार से एटोमाइजेशन हो रहा है, ठीक है। आप इस चीज़ को समझिए कि तो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हो गया। इंथैल्पी ऑफ, पता चला कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जा रही है, इंथैल्पी ऑफ सब्लाइमेशन हो गया। इसी प्रकार से एक इंथैल्पी होती है, उसको हम लोग लैटिस इंथैल्पी कहते हैं। जैसे कोई लैटिस है, लैटिस आप समझते हैं ना, क्रिस्टल लैटिस, जैसे सोडियम क्लोराइड आपके पास क्रिस्टल लैटिस है, इसको अगर हीट देते हैं और इसको रिस्पेक्टिव आयन से ब्रेक कर देते हैं तो इसके एक मोल को कन्वर्ट करने में गैसियस स्टेट में या इसके एटम स्टेट में, आयनिक स्टेट में जो एनर्जी लगी होगी उसी को उसकी लैटिस इंथैल्पी लगभग 788 किलो जूल पर मोल के आसपास होती है ये। यानी हर मोल इसको तोड़ने के लिए सोडियम क्लोराइड को, क्या कि इनके रिस्पेक्टिव सोडियम आयन और क्लोरीन आयन आ जाए, इतनी लैटिस इंथैल्पी लगती है। तो ये बात कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर इनको तोड़ने में हीट लगी है तो इनको जोड़ोगे तो इतनी हीट निकलेगी, तो -78 है ना, 788 किलो जूल पर मोल। आई होप ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम लोग तो इस प्रकार की एंथैल्पीज़ का अलग अलग नाम है। बहरहाल जो चीज़ मुद्दे वाली है वो केवल ये है कि आपको ये जानना है कि अगर हीट निकल रही है तो वो नेगेटिव आएगा, हीट लग रही है तो वो पॉजिटिव आएगा। बाकी उसके नाम, कहीं फ्यूजन हो सकता है, कहीं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो सकता है, कहीं लैटिस इंथैल्पी हो सकती है, कहीं इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हो सकता है, कहीं इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हो सकती है। सो दीज ऑल आर ओनली जस्ट टू नो दैट व्हाट आर दीज एक्चुअली, दीज आर जस्ट इन द केस वट एवर द प्रोसेस इज हैपनिंग, उसके नाम पे उस इंथैल्पी का नाम रख दिया गया है। लेकिन मुद्दे की बात यही है कि उस थर्मोकेमिकल इक्वेशन में वो जो एंथैल्पी आ रही है पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, इससे बात होगी। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग और समझते हैं। हम लोग एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से ये शो कर सकते हैं हेस लॉ की मदद से कि एक एग्जाम्पल के तहत मैं समझाता हूँ। जो मैं बताने जा रहा हूँ, मैं एक्चुअली आपको बताने क्या जा रहा हूँ, मैं आपको बॉर्न हैबर साइकिल समझाने जा रहा हूँ। ये होती क्या है, बड़ी सिंपल सी टेक्निक है। एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जिस प्रकार से हम
मान लेते हैं मेरे पास सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, और यहाँ हमारे पास मान लेते हैं सोडियम और क्लोरीन एटम्स हैं, ठीक है, सोडियम का एटम है और क्लोरीन का एटम है। तो एक काम करते हैं, इनको अगर हम लोग डायरेक्टली फॉर्म कर दें सोडियम क्लोराइड में, तो यानी इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो हाफ Cl2 करेंगे, ये बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि आपने इसको, तो यहाँ पर जो भी हीट निकलेगी उसको फॉर्मेशन का कहेंगे, फॉर्मेशन इंथैल्पी जो भी आएगी सोडियम क्लोराइड। अब यही प्रोसेस जैसे हेस लॉ कहती है कि एक तरीके से ना जाके और तरीके से जाओ, एक काम करते हैं, अब आप सोडियम, अभी ये सॉलिड है तो सबसे पहले इसको सब्लाइम कर दो, तो सोडियम गैस बना लो, तो सोडियम एटम को सोडियम सब्लाइम करके, तो यहाँ जो इंथैल्पी लगेगी वो क्या होगी, इंथैल्पी ऑफ सब्लाइमेशन, ऐसे करके सब्लाइम करके ऐसे H लिख दो, ठीक है। क्लोरीन को भी इसी प्रकार से यार पहुँचा दो, ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे तो गैस ग्रुप में मौजूद है, लेकिन आप समझिए इस चीज़ को, लेकिन ये एटम, ये तुम्हारा मॉलिक्यूल के रूप में है, तो इसको डिसोसिएट करके एटम के रूप में लाना पड़ेगा, चाहे उसे एटमाइजेशन कहो चाहे डिसोसिएशन, यहाँ पे दोनों ही चीज़ है, एटम बना रहे हो या डिसोसिएट कर रहे हो, डिसोसिएट करके एटम ही तो ला रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंथैल्पी ऑफ, समझ में आया क्या चीज़ है ये, डिसोसिएशन लिख लो, डिसोसिएशन इंथैल्पी जो होगी H आएगी आपकी, तो इससे क्या आएगा आपका क्लोरीन गैसियस एटम आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया, इनको रिस्पेक्टिव आयन बना लो यार। तो आयन बनाने के लिए आपको पता है, सोडियम को आयन बनाओगे, सोडियम आयन, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी लगेगी, डेल्टा आयोनाइजेशन लिख लेते हैं H, ठीक है। क्लोरीन को, तो सोडियम से तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया होगा, है ना, एनर्जी लेकर रिमूव करते हैं। क्लोरीन पे, क्लोरीन नेगेटिव बनाना है आपको, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए जो एनर्जी, अब अगर एनर्जी दे कर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन को लाने में तुमको एनर्जी निकालनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी इलेक्ट्रॉन को प्लेस करने में, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन को गेन करने में, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करके ये माइनस बन पाएगा ना, यहाँ निकाल के पॉजिटिव बन पाएगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगेगी, ऐसे गेन लिख लो H, ठीक है, ये बन गया। अब भाई ये तो आयंस हैं, तो वही बात हो गई लैटिस एंथैल्पी, लैटिस को इसमें ब्रेक होने में या इसको फॉर्म होने में एनर्जी तो उतनी लगनी है। अब ये दोनों आपस में फॉर्म होके सोडियम क्लोराइड बना देंगे, है ना। तो ये आपकी यहाँ पे जो एंथैल्पी होगी, इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, ये क्या चीज़ है, लैटिस एंथैल्पी है, ऐसे लैटिस आप लिख लीजिए H, ठीक है। इस प्रकार की साइकिल को हम लोग बॉर्न हैबर साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ये बॉर्न हैबर साइकिल है, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पर। और अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन से। हम लोग अब हेस लॉ की मदद से कोई चीज़ हमको दी होंगी और उन गिवन सेट ऑफ इक्वेशन से हमको वो लाना होगा जो हमसे पूछा गया है। हम कोई फॉर्मेशन करेंगे, मैं एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप देखिए क्वेश्चन, चाहे तो पॉज करके देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरी बात सुन लीजिए। क्वेश्चन तो आप देख ही सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं, पॉज करके क्वेश्चन लिख लीजिए, 2 मिनट पढ़ लीजिए, फिर आगे का वीडियो देखना शुरू कीजिए। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर आपको मीथेन का, ग्रेफाइट यानी कार्बन का, और डाई हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन गैस जो H2 होती है, उन सबका कंबशन का हीट दिया हुआ है, एंथैल्पी दिया हुआ है, ठीक है। और जो आपसे पूछा है वो पूछा है फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। देखो हमें जो दिया हुआ है उनसे ही वो निकालना है जो हमसे पूछा है। इक्वेशन हम नया नहीं बनाएंगे, बहुत इजी तरीका है, ध्यान से बोर्ड पे देखो और कैसे कर रहा हूँ आप समझिए उस चीज़ को। देखिए कंबशन ऑफ मीथेन जो पहले दिया है उसकी बात करते हैं। मीथेन का कंबशन यानी मीथेन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। आपको पता है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आता है, लिख लो भाई, बड़ा ईजी है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बैलेंस ज़रूर कर लेना इसको। और ये याद रखना कि यहाँ पे जो भी चीज़ दी है, कंबशन ऑफ मीथेन दिया है, तो मीथेन को कोशिश करो 1 ही मोल रखो। अगर बैलेंसिंग में इसको 1 मोल रखने के लिए आपको और किस चीज़ को अगर फ्रैक्शन में भी बैलेंसिंग करनी हो तो कर सकते हैं। इसको 1 मोल रखना ज़्यादा अच्छा है। अगर 1 मोल नहीं रखोगे, ज़्यादा कर दोगे, तो उसका भी एक तरीका है, मैं बताऊँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो समझाता हूँ कैसे। देखो ये मीथेन का अगर हम लोग बैलेंसिंग करें तो देखते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ 4 कर लिया, तो 2 करके हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 और 2 4 है, तो ऑक्सीजन ये हो गया भाई, ठीक है। मीथेन यहाँ एक ही
कितना दिया है इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताइए, आप पढ़िए बुक में आपका दिया है 893 पॉइंट, ठीक है 890.3 क्या दिया है -890.3, तो -890.3 किलो जूल पर मोल, याद रखना हर मोल का, तो यहाँ एक ही मोल है, कुछ करना ही नहीं है। फिर आपने उसने कार्बन का दिया है, तो कार्बन को ऑक्सीडाइज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, इसमें तो और कुछ आएगा नहीं, हाइड्रोजन तो कुछ है नहीं, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है। इसकी जो एंथैल्पी दी है कितनी दी है भाई 393.5 माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल दी हुई है, ठीक। आगे तीसरा कंबशन आप जो दिया है आपका डाईहाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा भाई, केवल वाटर बनेगा और तो कुछ बन नहीं सकता, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है और कुछ बनने की। इतनी बात समझ में आ रही है। बैलेंस कर देते हैं। अब इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन को एक ही मोल रखते हैं, तो इसको हाफ से बैलेंस, ऐसे बैलेंस करने में हमको आसानी होगी, ठीक है। यहाँ इसकी एंथैल्पी कितनी दी हुई है, कितनी दी है। अगर दूसरे तरीके से बैलेंसिंग भी करते हो, कहीं ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, जो चीज़ों की एंथैल्पी दी है जनरली उसको एक एक मोल रख के कर रहे हैं चूँकि, और अगर एक एक मोल नहीं रखेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ बैलेंसिंग, इसको एक तरीका और था बैलेंस करने का कि यहाँ आप इसको 2O2 करते थे, यहाँ 2H2 कर देते, तो जो भी आपका एंथैल्पी यहाँ दिया होता उसको 2 गुना आप कर देते मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 1 मोल के लिए दिया है, तो अगर 2 यहाँ हो गया है तो उसको 2 गुना करके अपने रिएक्शन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। दोनों तरीका है। अभी हम इसको एक ही रखते हैं, चूँकि ये एक है तो हमने आधे से बैलेंस कर दिया है। कितना आया है भाई देखिए -285.8 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई आपको कोई कन्फ्यूजन। ये याद रखना यार क्या दिया हुआ है, इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब देखो ऐसा है, तुमसे जो पूछा है वो पूछा है फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, तो मीथेन को फॉर्म होना है, यानी मीथेन को फॉर्म होना है तो खुद ही सोचो यार मीथेन फॉर्म किससे होगा। यहाँ कार्बन है और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन तो यहाँ है नहीं, तो एक कार्बन और हाइड्रोजन ऐसे लिख लो पहले और फिर उसको बैलेंस कर लो। हाइड्रोजन 4 है तो 2 गुना कर दिया आपने, तो हाइड्रोजन 2 हो गई, ठीक है। ये बैलेंस हो गया, मीथेन बन गया। अब जो ये दिया हुआ है इन्हीं तीन इक्वेशन से आपको ये वाली इक्वेशन लानी है और अपने आप आपकी एंथैल्पीज बनने की इसकी कितनी होगी वो आ जाएगी, इनसे ही इसका आ जाएगा। वेरी इजी। कैसे देखो, सबसे पहले टेक्निक में बता रहा हूँ, जो चीज़ आपको चाहिए वो किस साइड है, राइट हैंड साइड। जरा देखो कि आपकी जो दी गई चीज़ें वट एवर द डेटा प्रोवाइडेड विथ यू, उसमें मीथेन किधर है, उसमें मीथेन लेफ्ट में है, तो पहले इस मीथेन को राइट में करो। तो यानी इस इक्वेशन को मुझे पलटना होगा, तो जब इस इक्वेशन को पलटोगे तो ये जो नेगेटिव आ रहा है ये पॉजिटिव हो जाएगा। सबसे पहले ये करो, तो हम लोग इसको पलट देते हैं, तो मैं डायरेक्टली इसको पलट के लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि ये हो जाएगा, ये मैं इतना आपने लिखा है, अब मैं इसको सीधे पलट के लिख दे रहा हूँ, ये O2 है तो यहाँ पर इसको CO2 लिख देते हैं, ठीक है, इसको पलट दिया, और 2H2O ऐसे कर देते हैं, इसको 2 टाइम्स लिख देते हैं, ठीक है, और उधर मीथेन लिख देते हैं, उधर मीथेन लिख देते हैं भाई, लिख दो मीथेन CH4, ठीक है, और ऑक्सीजन लिख लेते हैं, और बैलेंस तो है ही आपका ऑक्सीजन, 1 मिनट रुको, 2 2 4 है, ऑक्सीजन 2 कर देना, ठीक है, 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 4, ठीक है। जब तुमने इस इक्वेशन को पलटा तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अब इक्वेशन पलट गया ना। और देखो राइट हैंड में और कुछ नहीं चाहिए, लेफ्ट हैंड में कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए। जरा देखो तुम्हारी इक्वेशन में जितनी भी इक्वेशन है उनके लेफ्ट हैंड में ही है ना, हाँ कार्बन और हाइड्रोजन दोनों में है और लेफ्ट पे है। अब दूसरी इतनी बात समझ में आई, लेफ्ट राइट में डिसाइड कर लिया। अब जरा देखो कि तुम्हारे जो बैलेंस्ड इक्वेशन आया है उस इक्वेशन में आपकी जो बैलेंसिंग हुई है उसमें जो रिस्पेक्टिव आपने एटम्स लेने हैं या मॉलिक्यूल लेना है वो उसका बैलेंसिंग कितनी है, उसके मोल्स कितने हैं। यहाँ कार्बन का 1 मोल है, कार्बन का 1 मोल है, हाइड्रोजन के यहाँ 2 मोल है, तो देखो हाइड्रोजन के यहाँ 1 ही मोल है। तो एक काम करते हैं, इस हाइड्रोजन को 2 मोल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले ये काम करो, तो 2 का मतलब है कि इस पूरी इक्वेशन में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैसा इक्वेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 2H2, ऐसे लिख देते हैं 2H2, और जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हाफ ख़त्म हो जाएगा, है ना, 1 हो जाएगा ये, और ये 2H2O हो जाएगा, और ये भी चीज़ 2 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना, यानी × 2 हो जाएगी।
तो 285.8 को 2 गुना करोगे तो 8 टू ज़ा 16, 5 टू ज़ा 10, 11, 8 टू ज़ा 16, 17, 2 टू ज़ा 4, 5, तो ये आ जाएगा -571.6। ये आ गई भाई, कोई कन्फ्यूजन? अब एक काम करो, अब तुमने देखा जो तुम्हें चाहिए था वही सब है, अब तुम सीधे इन सारी इक्वेशंस को ऐड कर दो। तो जब ऐड करोगे तो इनकी एंथैल्पियाँ अलग ऐड हो जाएंगी। अब देखो जब तुम ऐड करने जाओगे इन तीनों इक्वेशन को तो ये याद रखना कि केवल इतनी ही इक्वेशन बन के आए फाइनली, और कुछ भी ना आए, और सब ज़रूर आपस में कट जाएंगे। कैसे? लेट्स सी। देखो जो चीज़ इस साइड है, अब मुझे यहाँ पर ना वाटर चाहिए, इक्वेशन में वाटर नहीं है, ना कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। जरा देखो लेफ्ट राइट में ऐसा तो नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बराबर मात्रा में हो। देखो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड वाटर को देखते हैं। पहले देखो इन तीनों इक्वेशन में इसमें वाटर है और कहीं नहीं है, तो इधर जो वाटर है कितना है? 2 गुना है, 2H2 है। इधर देखो इस तरफ राइट में देखो वाटर कहाँ पे है आपके पास? इधर है, तो 2H2 इधर है, 2H2 जो लेफ्ट में है जो राइट में है, अगर वो तुम देखते हो बराबर है उनको काट दो, कट गए। अब कार्बन डाइऑक्साइड को भी उड़ाना है इस तरीके से, और ऑक्सीजन को भी उड़ाना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखो लेफ्ट में कितनी कितनी, पहले देखो एक कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल है ये, और बस 1 ही मोल है यहाँ पे। उधर देखो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है इस इक्वेशन में केवल इसमें है 1 मोल है, आपस में कट गई। अब ऑक्सीजन चेक कर लो यार, ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए यहाँ पे। ऑक्सीजन यहाँ 1 मोल है, यहाँ 1 मोल है, यहाँ 2 मोल ऑक्सीजन टोटल हो गई। उधर देखो 2 मोल ऑक्सीजन है, इनको भी काट दो। आई होप ये बात आपको इतनी समझ में आई। इधर इक्वेशन में बचा क्या? कार्बन प्लस 2H2, और कुछ बचा? सब कट गया, और दैट इज इक्वल टू उधर केवल मीथेन बचा। ये भी कट गया, ये भी कट गया, वो भी कट गया, केवल मीथेन बचा। ठीक है, अब जो काम तुमने, अब बस तुमको जैसे तुमने इनको जोड़ा तो जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में थे, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में थे, वो आपस में कट गए अगर सिमिलर थे तो, बराबर थे। अब इंथैल्पी में तुम्हें क्या काम करना है? ये सारी इंथैल्पियाँ आपके पास जो चीज़ें थी वो आपने की थी, वो कर चुके हैं, बस इंथैल्पियों को जोड़ना है आपको। तो इंथैल्पी अगर आप जोड़ेंगे तो पहले केस में डेल्टा H1 प्लस दूसरे केस में जो भी डेल्टा H2 है प्लस तीसरे केस में डेल्टा H3 है, इन तीन को जोड़ दीजिए। ठीक है, लेट मी सी वेदर इट इज़ विजिबल और नॉट इन दिस। या इट इज़ विजिबल। सो लेट्स सी हाउ मच इट इज़। पहले केस में था 890 पॉजिटिव में, तो 890.3 मैंने लिख लिया, किलो जूल में नहीं, बाद में लिख दूंगा पर मोल। इधर -393.5 है तो लिख लीजिए -393.5, और इधर है कितना? प्लस -571.6। ठीक है, बंद कर दो। अब इसको कर लो सॉल्व, इन दोनों को जोड़ो, चूँकि ये भी नेगेटिव में आ रहा है, ये भी नेगेटिव में आ रहा है भाई, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो पूरा माइनस लिख देते हैं। इसी प्रकार से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसको ही माइनस लिख देते हैं। ये दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे और फिर वो पॉजिटिव में से माइनस हो जाएगा। पहले इन दोनों को माइनस में जोड़ देते हैं, तो जोड़ देते हैं 393.5 और 571.6, 6 5 11, 1 3 4 1 5 9 7 16 1, और ये हो गया 5389 965.1। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए खटाखट। ठीक है, तो 890.3 में से 890.3 में से आप 965.1 माइनस कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो 965 पहुँचा, 890 अगर मैं माइनस कर लेता हूँ 0.3, 11 में से 3 गया 8, यहाँ 4 हो गया होगा, और 16 में से 9 गया का 7 बचेगा, ये तो 0 होगा, तो ये आ जाएगा माइनस में आपका आंसर -74.8। समझ में आया कैसे किया मैंने? ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं और करता हूँ, और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। इसी प्रकार से बहुत से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन से अपनी बात को और क्लियर करते हैं अच्छे से। अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, आप देखिए उसको, 2 सेकंड 3 सेकंड आप क्वेश्चन देखिए, पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए, कहीं पे पढ़ लीजिए अच्छे से क्वेश्चन, फिर आप वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिएगा। पॉज करिए और वीडियो को तभी पढ़िएगा जब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, हाँ, तो देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बेंजीन का कंबशन कर रहे हैं, 298 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो भी दिया हो, और बेंजीन का कंबशन कर रहे हैं। तो बेंजीन होता क्या है भाई? C6H6, बेंजीन समझते हैं ना। बेंजीन क्या होता है?
अगर उसका स्ट्रक्चर आप देखें, है ना, ये बेंजीन है, तो C6H6, मैं इसको हटा देता हूँ, ये तो केवल स्ट्रक्चर बताने के लिए था आपको। तो C6H6 ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, इसका कंबशन कर रहा है, यानी एक प्रकार का ऑक्सीडेशन ही हुआ। तो मुझे पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आता है, CO2 + H2 वुड हैव केम। ठीक है, बैलेंस कर लो यार, कार्बन 6 है यहाँ पे, वहाँ कार्बन 1 है, तो 6 कार्बन कर लो। ठीक, 6 कार्बन कर लो, चूँकि कार्बन इधर 6 है, 6 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ 3 कर लो भाई, तो 3 हाइड्रोजन, 3 × 6 हाइड्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं, है ना। कार्बन हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन देखिए वहाँ पे कितना है, इधर 3 है और इधर 2 × 6 12 है, तो इधर टोटल 12 ऑक्सीजन, उधर 3, टोटल 15 ऑक्सीजन है उधर। इधर कितना है, O2 है, तो एक काम करो, अगर इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 15/2, तो 15/2 लिखेंगे, 2 करनी, यानी 15 ऑक्सीजन इधर भी है और उधर भी। तो जब भी कभी ऐसे हुआ करे तो आप फ्रैक्शन अभी करे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपका हुआ, बेंजीन का 1 मोल हुआ होगा, और इसने कहा है कि इसमें जो एनर्जी लिबरेट हुई है, नोट डाउन, एनर्जी इज लिबरेटेड, इसका मतलब एनर्जी निकली है, यानी नेगेटिव है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और कितना बता रहा है, 3267 किलो जूल, है ना। तो इसको नेगेटिव करके लिख लो, ये डेल्टा H जो तुम्हारा आ रहा है, चाहे तो ये लिखो चाहे तो ये लिखो, कंबशन के लिए C लिख दो, यहाँ पे जो आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। ठीक है, और क्या चीज़ें दी हैं, जो चीज़ें दी हैं उनको लिख लो। उसने तुम्हें कार्बन का फॉर्मेशन दिया है, तो कार्बन, सॉरी, अब इसके बाद जो चीज़ें दी हैं वो देख लो। उसने तुमने डाईहाइड्रोजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन की एंथैल्पी दी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बनेगी तो किससे बनेगी यार, कार्बन और ऑक्सीजन से तो मिलके बनेगी ना, और तो कुछ है ही नहीं इसमें, और बैलेंस भी है। कितनी एंथैल्पी दी है इसकी, आपको पता है, ये तो 393.5 ही होती है, कई क्वेश्चन में आप कर चुके हैं, पर मोल होती है ना। इसको बैलेंस भी कर लेते हैं। देखिए ये फॉर्मेशन जो भी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर, तो पर मोल के लिए होती है, तो यहाँ देखो 1 मोल ही है ना, 1 मोल ही है, तो याद रखना आपको, तो इसको 1 ही मोल रखना है, पर मोल का आ गया आपका, कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो देखिए यहाँ पे H2O जो है, आप इसको बैलेंस कर दीजिए, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1 है यहाँ पे, तो हाफ कर दोगे तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, 298 केल्विन पे ये हो रहा है रिएक्शन, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा है। अब तुमको लाना क्या है, देखो आपको बेंजीन की फॉर्मेशन निकालनी है, फॉर्मेशन की एंथैल्पी। तो बेंजीन है क्या, C6H6 है बेंजीन, किससे बना होगा, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड दिखाई दे रहा है, ना ऑक्सीजन है ना कुछ है, तो केवल कार्बन और हाइड्रोजन लगा दो यहाँ पे। ठीक, बैलेंस कर लो, कार्बन 6 है तो 6 कार्बन होगा, हाइड्रोजन 6 है तो यह 3/2 कर लो, सॉरी 3 कर लो, 3 × 6 हो जाएगा। ओके, तो बैलेंस हो गया। ये चाहिए तुमको, और इन इक्वेशन से लाना है आपको। सिंपल सा तरीका जो मैंने पहले कहा था, जो चीज आपको चाहिए वो राइट में होनी चाहिए, तो वो चीज तो यहाँ मेरी लेफ्ट में है। तो पहले तो इस इक्वेशन को पलट दो, इस इक्वेशन को पलट देते हैं। तो अगर मैं इसको इक्वेशन को पलट देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा CO2 + H2O को मैं ऐसे लिख देता हूँ C6H6 + O2, बैलेंस अपना जो पहले किए हो तो वही कर लो, 6 कार्बन ही होगा, हाइड्रोजन 6 है तो 3, और 6 × 12 और 3 15 होगा, तो यहाँ 15/2 O2 लिख सकते हो, है ना, 15/2 O2। ठीक, अब यहाँ देखो वो जो 3267 की एनर्जी निकल रही थी किलो जूल पर मोल वाली, है ना, तो वो नेगेटिव निकल रही थी, इक्वेशन पलट दिया है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। तो पहला तुमने बेंजीन राइट में था, राइट में लिया है। लेफ्ट में क्या चाहिए, कार्बन चाहिए और हाइड्रोजन चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन आपके लेफ्ट में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो बात है कि यहाँ 6 कार्बन चाहिए और यहाँ 3 हाइड्रोजन चाहिए। देखो इस इक्वेशन में 6 कर दोगे तो 6 कार्बन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन 3 से मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 3 हो जाएगा। यही काम करना होता है। तो इस पूरे इक्वेशन में हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पूरे इक्वेशन में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, जो लाना है वो इक्वेशन में ऊपर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। C6H6 आपको लाना है, कार्बन और हाइड्रोजन से आपको लाना था इसको, 6 कार्बन 3, तो ये लाना था आपको। ठीक है, ये इक्वेशन आपको लानी है। ठीक, मेरा काम नहीं कर रहा, मैं जरा दूसरा देखता हूँ। ओके, तो अब देखो इस पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सब में मैं 6 कर देता हूँ। तो मैं इसको 6 लिख दूंगा, इसको मैं 6O2 लिख दूंगा, इसको मैं 6CO2 लिख दूंगा और इसमें भी 6 मल्टीप्लाई कर दूंगा।
ये पूरा 3 है तो 3 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये आपका 3/2 O2 हो गया और ये 3H2 हो गया और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब पहले अपनी इक्वेशन रुक के देख लो, जो चाहिए आपको वो आपको लाना है, जो नहीं चाहिए उनको वो हो सकता है कट रहे हो, दोनों साइड से जरूर कट रहे होंगे, पुनः कटना जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, they would be getting subtracted out. Let's see how there is no CO2 here, there is no H2O here, there is no O2. So find it, maybe they are getting cancelled from each other side. पहले CO2 को देखते हैं, इधर 6 CO2 है और देखो लेफ्ट हैंड साइड में कोई CO2 नहीं है, और है ना, लेफ्ट हैंड साइड में और कोई CO2 नहीं है, तो CO2 6 है। राइट हैंड साइड में देखो उधर बेंजीन और O2 है, इस वाले में 6 CO2 है और कुछ नहीं है, तो ये 6 CO2 आपस में कट गए होंगे। वाटर देखते हैं 3H2O है और आते हैं और कहीं नहीं, उधर देखते हैं तो उधर पाते हैं इधर भी 3H2O है, कट गया भाई, कहानी खत्म। और देखो O2 देखते हैं 6 O2 है यहाँ पे और यहाँ 3/2 O2 है, तो यानी कि ये 6 मोल है, यहाँ 3/2 है, तो 6 + 3/2 कितना हो, 3/2 कितना होता है, इसको अगर सॉल्व करें 6 × 12, 12 + 3 15/2, 15/2 आ जाएगा, तो ये दोनों मिलके 15/2 है, 15/2 ये आपस में कट गए। बचा क्या, देखो यहाँ क्या बचा, जो बचा वही चाहिए आपको, यहाँ बचा 6 कार्बन प्लस हाइड्रोजन बचा 3H2, ठीक है, और क्या मिल गया आपको, आपको मिल गया उधर से केवल बेंजीन बचा और कहीं कुछ नहीं बचा। देखो ये रिएक्टेंट इधर तो सब कट गया है, ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है ना, उधर केवल बेंजीन बचा है, तो C6H6 आप खुद से भी करिएगा, आपको समझ में आएगा ये चीज, ठीक है। तो जो चाहिए वो आ गया। अब एनर्जी का खेल खेल लो भाई, देखो +3267 ये एनर्जी प्लस में थी, ये एनर्जी जो है 393.5 × 6 है, तो इसको आप लिख सकते हैं, ये पूरी एनर्जी को आप प्लस ये वाली एनर्जी देखिए, ये है -393.5 × 6 कर लो, × 6, ठीक है, प्लस ये वाली एनर्जी करो, जो इसकी तीनों रिएक्शन की एनर्जी बस ऐड कर दो, तो ये है -285.8 × 3 टाइम्स है, ये करो भाई, ये 393 पॉइंट्स मैं कर देता हूँ, 393.5 × 6 करो, 6 5 = 30, 6 3 = 18, 21 हो जाएगा, 9 3 = 54 और 54 और 56 हो जाएगा, 5 कर लो, 6 3 = 18 और 18 और 5 23, तो ये आ गया पॉइंट, ठीक है, 2361 आ गई भाई, ये नेगेटिव में आ गई, तो मैं लिखूंगा 3267 प्लस माइनस माइनस कितना हो गया 2361, ठीक, प्लस माइनस फिर ये माइनस हो जाएगा, ये कितना है 285.8 × 3 कर देते भाई, चलिए 285.8 × 3 कर लो, 8 3 = 24, 5 6 = 15, 16 17, 1 गया, 8 24, 25, ठीक है, और 2 वहाँ आ गया, 3 2 = 6, 7 8, 857.4, 857.4। देखना कैलकुलेशन में मिस्टेक भी हो सकती है मुझसे, आप दोबारा कैलकुलेट करिएगा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन में गलती नहीं है, ये क्वेश्चन अच्छे से कैलकुलेट कीजिएगा ये वाली, और देखिए क्या आती है, ठीक है, बहरहाल मैं कर रहा हूँ, हो सकता है ठीक ही आ जाए। 857.4 और 236 दोनों नेगेटिव में है, दोनों जोड़ लेंगे आप, 2361 है ना, 0.0, 4 7 1 8 6 5 11, 1 8 1 9 9 3 12, 1 2 1 3 32, तो ये हो गया माइनस में 3218.4, वहां पे कितना था 3267, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इन दोनों में जो बड़ा है इस बड़े में से ये माइनस कर लीजिए, तो आप लिख लीजिए भाई 3267 माइनस 3218.4, ये 0.0 होगा, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ बचा 6, 16 में से 8 गया 8, 5 में से 1 गया 4, ये तो 0 होगा, तो ये आपकी एनर्जी आ गई, और ये एनर्जी किस में आई है प्लस में, यानी ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, यानी ये जो इसकी डेल्टा एच आई है फॉर्मेशन की वो कितनी आई है भाई 48.6 प्लस में किलोजूल पर मोल, है ना, ये बात समझ में आई आपको, ओके।